अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ व नियाज़। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब और असदुल्ला ख़ान। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ में रोनमा होने वाले हालात और वाक़यात ने मुल्क का सियासी मंजर खासा तब्दील कर दिया है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए जा सके, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में और ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी मामलात पर इलेक्शन कमीशन को दी गई ब्रीफिंग के बाद ये सवाल उठ रहा है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराए जा सकेंगे या नहीं। अब पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 14 मई के मुजव्वज़ा इंतखाबात से भी ज़्यादा सिक्योरिटी दरकार होगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद सूबे के तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास होंगे या फिर इंतहाई हसास की कैटेगरी में शामिल होंगे। असद, आप हमारे साथ अगर इस वक्त हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट थी कि अमन होगा तभी आइन पर अमल होगा। आपको क्या लगता है, अगर अक्टूबर तक अमन व अमान की सूरत हाल डिस्टर्ब रही तो अमन के इंतज़ार में हम कब तक इलेक्शन डिले करने के मुर्तकिब हो सकते हैं? देखें, इस वक्त अक्टूबर के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा था कि जी हम 1 मिनट भी इंतखाबात ऊपर नहीं ले जाना चाहते। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो अभी एक ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है कि अभी जो शॉर्टफॉल था एक तरह से जो सिक्योरिटी एहलकारों का, वो कुछ 3,86,000 सिक्योरिटी एहलकार कम थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि अब पंजाब के इन हालात की वजह से और 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है उसमें ये तमाम पोलिंग स्टेशन या तो हसास हो गए हैं या इंतहाई हसास हो गए हैं। इसमें नॉर्मल पोलिंग स्टेशन कोई नहीं रह गया। तो इसलिए जो एहलकारों की तादाद है वो रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और अब शायद 5,06,000 के करीब जो लोग हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो अब इस पर ज़ाहिर है एक तशवीश की लहर मुतल्लिका हलकों में या वो तमाम लोग जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं उनमें भी, जिन्होंने इसका बंदोबस्त करना है उनमें भी, यकीनन इलेक्शन कमीशन में भी एक तशवीश की लहर पाई जाती है कि ये कैसे अब मुमकिन होगा, कैसे इलेक्शंस होंगे कि पहले आपके पास 3.5 लाख एहलकारों का शॉर्टफॉल था, अब आपके पास कोई 4.25 लाख एहलकारों का शॉर्टफॉल होगा, वो एहलकार जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो फिर अक्टूबर में इलेक्शंस कैसे होंगे? फिर यही नहीं है, ब्रीफिंग ये भी दी गई है, ये भी कहा गया है कि जो पैसे हैं वो पहले 21 अरब चाहिए थे तो अब ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो इन हालात में अगर आप देखें तो 8 अक्टूबर के जो इंतखाबात हैं उसके लिए या तो आज ही से इलेक्शन कमीशन को सर-तोड़ कोशिशें करनी होंगी, इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसी चीज़ें अभी से प्लान करना होंगी, क्योंकि ये कमी कैसे पूरी होगी एहलकारों की। अभी 14 मई को इंतखाबात नहीं हो पाए, उससे पहले 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो पाए। इंतखाबात इसलिए नहीं हो पाए कि पुलिस एहलकार भी कम है, इंतखाबात इसलिए नहीं हो पाए कि पैसे भी नहीं हैं। तो 8 अक्टूबर के लिए जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं नई रिपोर्ट में, उसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे दस्तयाब होंगी और 8 अक्टूबर के इंतखाबात कैसे हो पाएंगे। सही है हिलाली साहब, हालात बिलाशुबा तशवीशनाक हैं, मगर क्या इन हालात को इलेक्शन डिले करने के लिए एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि किसी भी तरह के हालात हों, ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो हालात को भी कंट्रोल करे और इलेक्शन आईनी मुद्दत में भी करवाए। तो क्या आपको हुकूमत का इरादा लग रहा है इस जिम्मेदारी को पूरा करने का? मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत ना इलेक्शन कमिश्नर वो तो एक ही पेज पे हैं। मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे कि इलेक्शन हो। जब उस वक्त नहीं चाहते थे और अब अभी सिचुएशन जो है थोड़ा ये हुआ है, डिटीरिएट हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे। बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज। बल्कि मैं हैरानगी मुझे ये हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर साहब चल के गए थे चीफ मिनिस्टर के पास ब्रीफिंग लेने के लिए। तो जब इस किस्म की कोर्डियलिटी और इनफॉर्मेलिटी होती है और प्रीवियस हिस्ट्री बताता है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक पेज पे है, तो मैं नहीं समझता कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि एक कहे कि इलेक्शन होना चाहिए और दूसरा कहे कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे और ये दोनों की ख्वाहिश है। अच्छा, ठीक है। अच्छा असद साहब, अब खान साहब के वो सपोर्टर्स जो इस तरह के स्टिकर्स लगा के अपनी गाड़ियों पर घूम रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम नहीं हैं, तो अब वो सपोर्टर्स क्या खान साहब से ये सवाल नहीं करेंगे कि आप अगर ये कह रहे थे, हमें ये बता रहे थे कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, तो आप खुद अमेरिका को पुकार रहे हैं अपनी मदद के लिए, ये क्या मामला है?
देखें, ये बात बिल्कुल सही है और ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और ये सवाल उठेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी यही सवाल उठ रहा है और इमरान खान का जो बयानिया था, एंटी अमेरिका बयानिया, उसको धचका भी लगेगा। इस देखें ऑडियो में 2-3 चीज़ें हैं। इनफैक्ट क्या है वो, एक तो वो ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने ख़त्म किया, अगरचे ये नई बात नहीं है, वो कई मरतबा ये पहले भी कह चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये है कि इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज़ उठाई जाए, जहाँ जहाँ आलमी सतह पर आवाज़ उठाई जाती है। यही वजह है कि आपने देखा पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं। 9 मई के बाद के वाक़यात के बाद इंटरनेशनल मीडिया को बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ वो ये चाहते हैं कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। अब ये जो तीसरी बात है ये सिग्निफिकेंट है और ये वो बात है जो आपने सवाल किया कि वो एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही आप देखें तो अमेरिकी फर्म्स भी, लॉबिंग फर्म्स भी इमरान खान ने हायर कर रखी हैं, तो वो अमेरिका के इदारों के साथ। और फिर ये जो उनकी पॉलिसी है उसके बारे में वो पहले कह चुके हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं था, अमेरिका को तो डराया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान तुम्हारे खिलाफ है, इस वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हो गया, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ हो गया। तो आप देखें ये ऑडियो लीक आई है, ये अभी एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है वो उन्होंने उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर ले गए हैं और आलमी सतह पर उसका प्रचार शुरू कर दिया। एक तो इजहार से ये होता है, दूसरा जो पॉइंट आपने रेज किया, लेकिन एक साथ साथ एक और चीज़ देखिए, जो पिछले कुछ दिन में ऑडियोज लीक हुई हैं पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक भी हुई हैं, उसके लिए आज एक कमीशन बना है। और ये जो कमीशन बना है जो जस्टिस काजी फाइज इस्सा साहब की सरबराही में ये कमीशन होगा, इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस नईम अख्तर साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इन पर मुश्तमिल एक कमीशन बना है। अब इसमें जो ऑडियोज जो TORs में शामिल की गई हैं, जिन ऑडियोज को ये प्रोब करेगा ये कमीशन, उसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो ऑडियो जिस पर बहुत बात होती है उन पर इंक्वायर करेगा। फिर साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो जिसमें एक टिकट की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है मुबैना तौर पर, उसकी के बारे में करेगा। फिर साकिब निसार साहब का जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के हवाले से है, फिर चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ की जो ऑडियो है उसके हवाले से। तो इसी तरीके की जो ऑडियोज हैं जो इमरान खान के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किसी हद तक खिलाफ बज़ाहिर जाती हैं, उनको उन पर इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाया गया है। लेकिन इमरान खान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ये दिया, वो ये समझते हैं कि ये जो कमीशन बना है ये भी इस TORs में शामिल किया जाए कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है। लेकिन अगेन ये बहस करने के लिए एक नुक्ता मौजूद है हमारे पास कि इमरान खान साहब ऐसी ऑडियोज जो पहले ऑडियोज लीक हुई जो जिनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत के साथ था, उन ऑडियोज की इंक्वायरी के लिए उसको TORs में शामिल क्यों नहीं किया गया? यानी पिक एंड चूज करके कुछ मखसूस किस्म की ऑडियोज तो कमीशन के सामने रखी गई हैं कि आपने महज इन ऑडियोज पे बात करनी है या इन ऑडियोज के बारे में देखना है कि ये सही है या गलत है। और आपके इल्म में होगा कि एक 10 रुकनी कमेटी जो है वो पहले ही पार्लियामेंट की भी बनाई गई है, असलम बोहतानी साहब की सरबराही में, वो पहले ही इसको देख रही है कि साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो है उसकी हकीकत क्या है। और जिस दिन ये इस खुसूसी कमेटी का पार्लियामेंट के अंदर इजलास हुआ था उसमें FIA के लोग भी शरीक थे और FIA के लोगों को ये टास्क दिया गया था कि आप इसकी फॉरेंसिक करके फौरन बताएं और फिर बताएं कि इस पर क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ये भी सजेस्ट करें पार्लियामेंट को। तो ऐसा लगता है कि इन ऑडियोज के लिए और जजेस को और इमरान खान को जरा थोड़ा सा मजीद दबाव उनके ऊपर बढ़ाने के लिए ये एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। एक प्लेटफॉर्म पहले पार्लियामेंट का बना दिया गया था, अब एक प्लेटफॉर्म जजेस का बना दिया गया है। और इसमें भी अगेन जिन जजेस को चूज किया गया है, हम किसी भी जज की क्रेडिबिलिटी पर कोई बात नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो तकसीम हैं, एक इस साइड पर हैं एक उस साइड पर हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि ये किस साइड के जजेस को आपने इसमें शामिल किया गया है और ये किस तरह से पिक एंड चूज किया है। जब आप ये एतराज करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच बनाने के लिए पिक एंड चूज करते हैं या किस तरह के जजेस को लगाते हैं, तो फिर यहां पर भी ये सवाल उठेगा कि आपने किस क्राइटेरिया के तहत ये बनाया है। अगरचे इस पर हुकूमत ये कहेगी कि देखिए 2 तो चीफ जस्टिस साहिबान है हाई कोर्ट्स के और इसके अलावा जो है वो एक सीनियर मोस्ट जो है वो जज हैं चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन फिर सवाल हो सकता है कि जी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल तो नहीं है। तो ये बहरहाल एक ऐसा बखेरा है जिसका रिजल्ट शायद
सियासी मामलात में कहीं दब के रह जाएगा। हाँ। हमारे सामने शायद इसकी हकीकत उस तरह से ना आए जिस तरह से कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं। ऐसे ही है। हिलाली साहब, जैसे कि असदुल्ला ने कहा है कि अमेरिका को वो इसीलिए पुकार रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें, लेकिन मेरा तो सवाल यहाँ पर हिलाली साहब ये है कि अगर खान साहब अमेरिका को इतना ही मददगार और दर्द दिल रखने वाला समझते थे कि वो फ़ौरन उनकी पुकार सुनेंगे, मदद को आएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बात करेंगे, तो फिर क्यों उन्होंने ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट यूज़ किया? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया क्योंकि उनको पता है कि अवाम जो है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव कर लेती है? वाकई इसीलिए एक्सप्लॉइट किया गया? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म का डिस्कशन हो रहा है। एक आदमी कह रहा है एक कांग्रेस वुमन को कि तुम लोग जो हो तुम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं, और सुन सुन के दुनिया थक गया है डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेसी और ये और वो, और हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे और कैसे लोगों को और अवामों को हम डेमोक्रेसी की तरफ लाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो जो पाकिस्तान में मेरे खिलाफ हुआ है आप कुछ नहीं कर रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे? क्या दे रहे हैं आप स्टेटमेंट? आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो दिया है? तो मैं नहीं कहता, ही इज एक्सरसाइज। वो पूछ रहा है वाकई इतने हो कि तुम बोलोगे नहीं कि मेरे साथ जो हुआ है इसलिए मेरा नाम इमरान खान है और मैं और तुम एक ज़माने में एक एक के खिलाफ थे? तो कहने की बात ये है, ये तो एक मैं तो समझता हूँ वो क्या वो व्हाट्स सो अनयूजुअल। एक दूसरी बात जो असदुल्ला साहब ने रेज किया है वो तो एक बड़ा सिंपल बात, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन डजंट मैटर, उसकी राइट है प्राइवेसी का। क्या फ़र्क पड़ता है एक जज है दूसरा जज है? क्या फ़र्क पड़ता है आप हैं मैं हूँ? हमारा सबका एक हक है, ए राइट टू प्राइवेसी। अगर हमारा राइट वायलेट किया जाता है, जो भी वो आदमी हो, अनलेस आपने इजाजत ली है कोर्ट से ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स पे एक क्राइम कमिट हो रहा है और यू हैव रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट कि एक क्राइम हो रहा है, और अगर हो रहा है जाओ जज से लो कि हम वायर टैप कर रहे हैं सबको। मेरे ख्याल में ये कहना कि चीफ जस्टिस है ये है बिल्कुल सही है। इस मुल्क में ये चीज़ें रेलेवेंट है, मगर मेरे ख्याल है दैट इज इररेलेवेंट। जनरल लॉ ऑफ प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच, फ्री डिस्कशन, अगर वो वायलेट हो रहा है तो कहो। क्या जरूरत है इतने बड़ी कमीशन को बिठा के कहने के लिए? चलिए बड़ी अच्छी बात है 3 चीफ जस्टिस आ गए, 1 to be, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर वो जो इमरान खान एक अमेरिकन कांग्रेसमैन में कहा है कि अब जो मेरे साथ हुआ है इसके बारे में तुमने कुछ किया है? हेलो, ए लिटिल लाउडर, कुछ कहा है? तो ये वो कह रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं समझता कि आई एम एट ऑल सरप्राइज्ड। आखिर हम लॉबियस्ट को इसीलिए लगते हैं ना। ये इसको कैसे पता चला है कि ये कांग्रेसमैन के साथ बात करने? इनका पीटीआई का लॉबियस्ट जो भी वो हो, जिसको वो शायद पैसे भी देते हैं, उसने इस औरत को कहा है प्लीज इससे बात करो, ये मेरा ये है क्या है, वो हमें एम्प्लॉय करता है इसी पर्पस के लिए कि वो बताना चाहता है कि आपके कमेटी में इन कांग्रेस एक राइट वायलेट हुआ है, डेमोक्रेसी इज ऑन द बैक फुट, तो मेहरबानी से इसकी बात सुने। उसने फोन करके उससे बात कर लिया। I just don't see what's, ये क्या चीज है जो puts him on the back, puts इमरान खान on the back foot. So what are you trying to compare? I just don't understand. क्या चीज है जो इतनी गलती है? ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का स्टेप। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई को रूनुमा होने वाले वाक़यात के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जारी हैं। एक जानिब दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI के देरीना साथी एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं।
इमरान खान का ये कहना है कि साथ छोड़ने वाले दबाव का शिकार है, जबकि साथ छोड़ने वालों का ये कहना है कि वो 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर अलग हो रहे हैं। आज एक और पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। किस हवाले से ये मुलाकात अहम थी, इस पर भी बात करेंगे। हिलाली साहब, क्या 9 मई की तोड़ फोड़ तहरीक इंसाफ में टूट फूट का बाइस बन रही है? PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो 6 लोग या 9 लोग अब तक PTI को छोड़ के चले गए हैं। क्या ये पार्टी टूट रही है? शायद, क्या पता, शायद टूटे। ये 6 to 9 पीपल, ये बहुत है। ये कौन है ये लोग जो छोड़ के गए हैं? मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्सिक्वेंशियल लोग नहीं है, माने ये कोई इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है। चलो ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं नजरियाती लोग नहीं है PTI। कैबिनेट मिनिस्टर भी था, 1-2, हाँ, दे आर नॉट पीपल ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल। और ये पहले फर्स्ट टाइमर्स हैं मेरे ख्याल में, और इनको पार्टी में लाया था किसी लोगों के कहने पे। अच्छा। अब जब ये लोग आए हैं फर्स्ट टाइमर्स इन पॉलिटिक्स, ये देख रहे हैं कि पार्टी फ्लाउंडर कर रही है, वो सुन रहे हैं कि तरीन और अजीम खान शायद एक नई पार्टी सेटअप कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि डूब रहा है जहाज और प्रेशर नहीं विथस्टैंड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार टाइटैनिक डूब रहा है तो कूदो, जब तक आप कूद के निकल सकें कूदो। तो वो उन्होंने कूदे हैं, कुछ लोगों ने कूदा है। मगर आपने देखा होगा कि जब MQM टूट रही थी तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म के स्टेटमेंट्स और ये वो, हालांकि मैं समझता हूँ जो May 9 है वो अनफॉरगिवेबल है और अनपार्डनेबल है कि हमारे इदारों पे और हमारे एहसासों पे और हमारे हीरोज़ पे अटैक करना अनपार्डनेबल। दैट सेड, उनकी एक पार्टी भी बन गई मगर इट कोलैप्स्ड, पार्टी चली नहीं। अब वो फिर जम गए MQM के साथ। तो मैं नहीं समझता कि नून शुजात साहब भी आ गए मैदान में, वो भी कह रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, नून वाले भी मेरे ख्याल में लाइन में खड़े हुए होंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस, मगर हाँ डिफेक्शंस हैं, मेरे लिए प्रिडिक्टेबल लगते हैं। अच्छा। शायद मेरे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है पार्टी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस मुल्क में, शायद असदुल्ला आपको बेहतर बता सकते हैं। अच्छा असद, अब हिलाली साहब का ये सवाल कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कौन है? अब कोई ये कह रहा है कि ये मौसमी परिंदे थे जिन्होंने एक दिन रुखसत हो ही जाना था, और कोई ये भी कह रहा है कि जी पार्टी इस वक्त क्लिनजिंग अमल में है, इलेक्टेबल से पाक हो जाएगी, सिर्फ नज़रियाती लोग रह जाएंगे। तो आपके ख्याल में ये PTI के हक में जाएगा या पार्टी टूटने का ही एक आगाज़ है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी एक तारीख पर नज़र डालें तो कम से कम चलें, बहुत पीछे ना जाएं। वैसे तो आप पीछे जाएं तो PNA की मूवमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप 1988 के इंतखाबात से अगर शुरू करें तो हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक पूरी तारीख मिलती है। हमेशा हर इंतखाबात में किसी एक पार्टी के लिए इंजीनियरिंग हो रही होती है और वो बाकियों के खिलाफ होती है। अब 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ था? 2018 के इंतखाबात से अब तक नून लीग ये कहती रही है कि हमें इलेक्शन हराने के लिए इंजीनियरिंग की गई। अच्छा, उसमें कुछ ग्रुप्स वजूद में आए थे। आपको याद होगा, एक जुनूबी पंजाब सूबा महाज एक बना था, फिर एक जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया था, फिर इसी तरह से यहाँ पर गुजरात में चौधरी परवेज इलाही साहब के काफ लीग के साथ एक एडजस्टमेंट हुई थी। तो आप देखिए कि इन सब चीज़ों के नतीजे में एक जमात हुकूमत में आई थी। अब इस मर्तबा यानी हमेशा ये होता है कि जब भी किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ना होता है तो एक तो उसको अपनी मुखालिफिन के साथ इलेक्शन लड़ना होता है, दूसरा उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए शायद 2018 में इंजीनियरिंग हुई थी, इस मर्तबा उनके खिलाफ हो रही है। तो पाकिस्तान की सियासत में तो ये कोई नई बात नहीं है, शायद इमरान खान के लिए ये नई बात हो। नून लीग और बाकी सियासी जमातें इसका शिकवा पहले से करती रही हैं।
तो अब क्या होगा? 2018 में जो कुछ हुआ ये वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही, सिर्फ फर्क ये है कि पिछली मरतबा पीटीआई के हक में हो रहा था, इस मरतबा पीटीआई के खिलाफ हो रहा है। तो अगर आप देखें इस मरतबा जो ग्रुप्स बनेंगे, अब ये सारे लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हो सकता है इनकी अहमियत ना हो, जिस तरह से हिलाली साहब कह रहे हैं, हो सकता है इनकी अहमियत हो भी और आने वाले दिनों में हो भी जाए जब कुछ और लोग पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। आप देखिए ना, काफी अरसे के बाद जहांगीर तरीन साहब अभी मंजर आम पर आए हैं चंद दिन पहले। जहांगीर तरीन साहब मंजर आम पर आ गए, काफी लीग पहले से अलग हो चुकी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं 1 मिनट बस लूंगा, जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हिशाम इनामुल्लाह साहब जो है वो पार्टी छोड़ के गए, साबिक सूबाई वजीर है, वो कहते हैं हम अपने एक ग्रुप की लड़े, पाकिस्तान में ग्रुप्स के थ्रू भी सियासत होती है, जैसे कांजू ग्रुप लोधरा से इलेक्शन लड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे ग्रुप्स अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़के किसी एक प्लेटफॉर्म पर अगर इकट्ठे हो जाएं और उसके नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को 30-40 इलेक्टेबल्स को किसी एक जगह पर इकट्ठे कर पाएं, तो इमरान खान साहब को शायद ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार होना होगा कि इंजीनियरिंग जो होती है वो भी कोई चीज होती है और उसका भी जो है वो मुकाबला करना होता है। कल इमरान खान कह रहे थे अगर मेरे लोग सिर्फ पोलिंग डे मैनेज कर गए और उसको अच्छा लड़ गए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। शायद आने वाले दिनों में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अभी आप देखिए फवाद चौधरी साहब, आखिरी बात मैं करता हूं, फवाद चौधरी साहब खामोश हैं जब से उनको रिहाई हुई है। उनका अगर आप टू डेट टाइमलाइन ही सिर्फ देख लें तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने केसेस पे बात कर रहे हैं, वो अपने हल्के की बात कर रहे हैं, उनके बारे में जो खबरें या उनके केसेस के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन पर रीट्वीट कर रहे हैं। ना वो इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं, ना इमरान खान उनके लिए बात कर रहे हैं, ना इमरान खान उनका नाम ले रहे हैं, बल्कि फवाद चौधरी कहलिए ने कहा कि आप नाम लेना भूल गए इमरान खान का। तो कौन जाने कि आने वाले दिनों में वो अपना सियासी रास्ता क्या मुतय्यन करते हैं। हो सकता है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें और वो अभी सिर्फ हालात मसलहत के तहत खामोश हों, तो हम कुछ नहीं कह सकते, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि नई सफबंदियां होंगी, नए ग्रुप्स बनेंगे और ये सारे छोटे छोटे झरने जो हैं ये किसी एक दरिया में जा गिरेंगे ताकि इनकी एक वॉल्यूम बन जाए। और वो वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफत में उसका एक मुजस्सम एक ढांचा हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात किया साहब। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने वालों पर दबाव है। अब दबाव है या फिर पीटीआई के एग्जिस्टिंग नजरिए और जिस तरह की एक इश्तियाल अंगेज पॉलिसी नजर आई है उसकी वजह से कोई भी शऊर रखने वाला रुकन पार्टी से किनारा कशी करने में ही बेहतरी समझेगा? नहीं, देखिए सीधी सादी बात यह है कि जो हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था, इट्स ऑब्जेक्शनेबल, इट्स अनपार्डनेबल। और अगर इनका क्या कहते हैं, द हैंड ऑफ द टॉप लीडरशिप अगर ये रिवील हो जाए विद कन्विंसिंग एविडेंस और वाकई ये एक किस्म का एक प्लान्ड आइटम था, तो फिर मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और फिर मेरे ख्याल में दैट ये जाएगा कोर्ट में और कुछ भी नतीजा हो सकता है। द पार्टी में वेल बी बैंड, ये तो मेरे ख्याल में एंड डिजर्वेडली सो। अगर आप जाके एक आदमी आपको जान दिया है आपका उसने अपना जान दिया है और आप उसको जाके वो स्टैचू उसका तोड़ के पता नहीं क्या क्या उसके साथ करते हैं, व्हाट इज दैट शो? उसमें और दुश्मन में क्या फर्क है? तो कहने की बात यह है कि लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड। मगर मैं समझता हूं सम पीपल देयरफॉर जेन्युइनली जिन लोगों ने ऑपोजिशन किया, आई सपोर्ट देम। जो और अगर उन्होंने एंड व्हाई नॉट, उन्होंने कहा इतना स्ट्रांग मेरी फीलिंग्स हैं कि मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहता हूं। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके पास खुद एविडेंस नहीं है और उसको पूरा कन्विक्शन नहीं है अब तक, इसलिए पूरा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है, तो इस वक्त जाके कहना इसलिए कि उसको प्रॉम्प्ट किया गया है या फ्रॉड किया गया है या इधर से इनविटेशन आ गया है या अजीम ने कहा है कि यार तुम्हारे को मैं ये बना दूंगा और तरीन ने कहा ये कर दूंगा, शुजात ने कहा मैं ये इधर आ जाओ, नून ने उनको कुछ और ये दिया, तो आई थिंक कि वो तो वही है ना, द फसली बटेर्स और लोगों को कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है पॉलिटिशियंस को, बल्कि मैं समझता हूँ है ही नहीं।
और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है टॉप लेवल्स, बहुत कम रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो मेरे ख्याल में ये टू बी एक्सपेक्टेड है। ये क्रिपलिंग ब्लो बिल्कुल नहीं है पीटीआई के लिए, और कुछ ऐसा नहीं है जो आज जो मैं कह सकता हूँ। सो फार इट इज नॉट अ क्रिपलिंग ब्लो। इसके बाद देखते हैं क्या एविडेंस आता है, आगे देखते हैं होता है क्या। असद, अब एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दरमियान, और ये जो मुलाकात है वो 3 घंटे तवील मुलाकात थी। क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप इस मुलाकात की? देखिए, आप पिछले कुछ दिन में देखें सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। आप अगर पिछले कुछ दिन में आप कुछ चीज़ों पर नज़र डालें, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की एक अदालत है, उसमें उनका एक बेंच बना था, उनके साथ 2 और जजेस शामिल थे। एक केस था मसलन टेरियन वाइट केस, उसमें 2 जजेस फैसला देते हैं। एक ज़ाहिर है वो अक्सरियती फैसला होता है, और आमिर फारूक साहब जो कि उस बेंच के सरबराही कर रहे थे, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनका फैसला मुख्तलिफ था। लेकिन चूंकि उनका फैसला मुख्तलिफ था तो उसको वो पोस्ट नहीं कर रहे थे, वो फैसला आ नहीं रहा था, वो महफूज चला आ रहा था। लेकिन फिर उन 2 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो फैसला पोस्ट कर दिया, और उसके बाद उसको हटा दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वो नया बेंच बना रहे हैं। जबकि नॉर्म्स, कानून, रिवायत सब कुछ ये कहती है कि एक बेंच जब बन जाता है और वो फैसला देता है तो फिर उसको तहलील नहीं किया जा सकता। अगर कोई जज खुद को रिक्यूज करे तो उसको तहलील किया जा सकता है, या नया बेंच फॉर्म होता है। जब तक कोई जज खुद को रिक्यूज नहीं करता, नया बेंच नहीं बन सकता। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब इमरान खान की वहां से गिरफ्तारी हुई है तो जजेस के अंदर इस बात पर बड़ी तशवीश थी कि अगर प्रेमिसेस के अंदर किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी होने लगेगी और उस पर अगर यह फैसला आ गया है कि जी गिरफ्तारी कानूनी है, तो हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ जजेस में इस पर भी तशवीश पाई जाती है कि ये फैसला, खैर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में कलअदम हो गया फैसला, और उसके मुखालिफ एक फैसला आ गया। तो देखिए कि अब ये मामला किस नतीजे पर पहुंचता है। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इस तरह की मुलाकातें क्या अदलिया के जो दाखिली इख्तलाफात हैं वो दूर करने की एक अटेम्प्ट भी है और ज़रूरी भी है उसके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्यों कि अगर जजेस महसूस करते हैं कि उनका एक फ़ैसला गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो यू नो व्हाट दिस इज़, ये पहला साइन है ऑफ अ स्टेट इन ब्रेकिंग अप। जब अदालत के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं बिकॉज पीपल डोंट केयर, तो व्हाट डज दैट मीन? स्टेट कोलैप्स इज नियर। अभी आपसे मैं पूछता हूँ, ये मजारी को पकड़े गए थे, शीरीन मजारी, 3 अरेस्ट हुई थी, रिहा हुई, फौरन अरेस्ट हो गई। माने रिहा हुई, बाहर निकली, अरेस्ट हो गई। रिहा हुई, बाहर निकली, 3 दफे हुआ है उसके साथ। और ये जो दूसरा था, क्या नाम है उनका, ये मोहम्मद अली खान, वो भी पीटीआई का, 2 दफे वो अरेस्ट हो गया है, रिलीज्ड एंड अरेस्टेड। ये आईजीज और इस्लामाबाद और पंजाब, इनको तो परवाही नहीं है भाई। दे डोंट गिव अ डैम व्हाट इज द जजमेंट। इसका क्या मतलब है? जब आईजी डिफाइंट हो जाता है हाई कोर्ट के जजमेंट का, ये क्या बता रहा है आपको? वो दूसरा साहब जो एक थे, एक और लेडी मिस बुखारी जो है, वो भी 2 दफे, उसको भी रिलीज। तो जज कहता है मैं रिलीज करता हूँ, एंड इन यू नो किसी और टेक्निकल चार्ज पे आप जाके करते हैं, बट इट्स नॉट दैट। यू आर शोइंग योर डिफाइंस। आप बता रहे हैं स्टेट डजंट केयर। वेल, इफ द स्टेट डजंट केयर फॉर जजमेंट्स, द स्टेट वोंट बी अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग। इसलिए कि ये एक पहला साइन है कि स्टेट डिक्लाइन में जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ गुड साइन। और देखिए, ये टेक्निकल आपको कोई लॉ मिलेगा, कोई लॉयर मिलेगा जो बताएगा आपको कि नहीं एक्चुअली एक और केस था। अरे छोड़ो यार, 150-200 केसेस एक आदमी के खिलाफ बेनजीर भुट्टो ने मुझे कितने दफे कहा, कहते हैं कि झूठे केसेस लगाते हैं, कभी मुझे पेशावर, कभी मुझे क्वेटा, कभी कराची, कभी लाहौर। She says, what can I do? I can't do anything but travel. खुद कहती थी, जब देखो अपने बच्चों के साथ खड़ी होती थी सक्कर जेल के पहले, कि आगे फिर कभी लाहौर जेल में, खुद फिर उसको जाना पड़ता था। देखिए, you're making a mockery of the law। क्या आपको अच्छा लगता है?
आप अपने अपोनेंट को तंग करना चाहते हैं तो कानून को अब्यूज करके तंग करते हैं। दिस इज एन अब्यूज ऑफ द लॉ, इट डजंट मैटर टेक्निकली, नहीं, इट्स एन अब्यूज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मत करो, तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कानून की बेइज्जती कर रहे हो, स्टेट की बेइज्जती कर रहे हो जब लोग पढ़ते हैं बाहर रख के। लेकिन हिलाली साहब, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया वो भी अपनी जगह इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल तो हमने डिस्कस की, लेकिन ये डिस्कस करना भी बे इंतहा ज़रूरी है कि इस डगमगाती सियासी सूरत हाल का मईशत पर क्या असर पड़ रहा है। स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 6 माह में मुआशी हालात बिगाड़ का शिकार रहे हैं, जबकि महंगाई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर रही है। IMF प्रोग्राम के हवाले से बेयकीनी है, सैलाब की तबाहकारियों का अलग बोझ है और सोने पे सुहागा मुल्क में जारी बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी मसाइल में शिद्दत पैदा हुई है। असद हुक्मरान सियासत तो खेलते रहे हैं, लेकिन इस खेल में मईशत कहीं बहुत पीछे रह गई है। तो हुक्काम की नज़र करम कब जाएगी मईशत पर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है। और ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, वो बताती हैं कि खैर की कोई ख़बर पाकिस्तान के लिए नहीं है। और ये जो IMF के साथ डील है वो हो नहीं पा रही, पाकिस्तान के पास कोई इकनॉमिक प्लान मौजूद है नहीं। इसके अलावा आप इस वक्त देखिए ना, आप हुकूमत ये समझती है कि अगर हमें 3 महीने मिल जाए इलेक्शन के लिए तो हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, लेकिन हम बार बार हुकूमत से ये सवाल करते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है और कि क्या आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे बजट के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बजट हुकूमत देना चाहती है, और आने वाले दिनों में जब बजट आएगा, जब गर्मी आएगी, जब बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जब महंगाई में इजाफा करना पड़ेगा और लोगों की तनख्वाहों में इजाफा उनकी महंगाई की शरह के मुताबिक नहीं होगा, तो एक और रद्दअमल जो है वो उसका सामना शायद हुकूमत को करना पड़ सकता है। और उनके हुकूमत के जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास है। तो मेरा ख्याल है कि जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बस तो है ही, ये हमें पता है सबको, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी बेहतरी का कोई प्लान हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। और स्पेशली खुद PMLN के लोग ये समझते हैं कि अगर IMF की डील मुकम्मल नहीं होती तो एक पाकिस्तान जो है वो दिवालिया के होने के करीब जा सकता है या दिवालिया हो सकता है। तो ऐसे में इसहाक डार साहब गायब हैं, हुकूमत की मुआशी टीम गायब है। हुकूमत की मुआशी टीम के साथ अगर कहीं बात होती है या चेयरमैन फाइनेंस कमेटी है उनसे बात होती है, तो उन्हें नहीं पता कि हुकूमत क्या कर रही है, इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इकनॉमिक फ्रंट है उस पर हुकूमत को आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ सकती है। हुकूमत जब भी इलेक्शन में उतरेगी, अक्टूबर में उतरे, जुलाई में उतरे, सितंबर में उतरे, उसको इसी मुआशी बहरान के साथ इलेक्शन में जाना पड़ेगा अगर इस साल 2023 में इलेक्शन होने हैं तो। और ये इस हुकूमत के लिए एक मेरा ख्याल बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब, जून में बजट पेश होना है, तो इन हालात में क्या हुकूमत इस काबिल होगी कि एक बैलेंस्ड बजट पेश कर सके जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ मिले, या फिर आपको भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, इकोनॉमिक कोलैप्स है? इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है नहीं, हो रहा है जी। ये जो बजट पेशदार देगा बजट, क्या वो बताएगा IMF को? IMF ने कहा है बजट पेश करने के पहले मुझे बताओ, क्या ये बताएगा? नहीं, क्यों नहीं बताएगा? इसलिए वो बजट में ऐसे चीज़ें, ऐसे कंसेशंस देने वाले हैं जो IMF एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर IMF एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको एक ये जो $1.1 बिलियन इसीलिए तो नहीं मिला है। जब ये नहीं मिलेगा आपको तो 9th प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं हुआ है, ख़त्म, और ये जून में ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू हैव अ न्यू प्रोग्राम। अगर आपके पास न्यू प्रोग्राम नहीं होगा, यू विल बी इन डिफॉल्ट। नो लोन, नो इन्वेस्टमेंट, नो क्रेडिट, नो फॉरेन एक्सचेंज। ये पता नहीं ये डार साहब किधर हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा असदुल्ला ने, किधर है प्लान बी? भाई बताओ तो सही।
IMF को भी नहीं पता है। हाँ। देखिए, माफ करिए, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, कतर ने कहा है हम भी पैसे नहीं देंगे जब तक IMF इज नॉट ऑन बोर्ड। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान अगर प्रोग्राम में नहीं होगा हम भी पैसे नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? कौन करेगा कुछ? ये क्या रहे हैं भाई? नहीं है लाली साहब, प्रायोरिटीज ही नहीं है। पॉलिटिक्स, ये प्रायोरिटीज के अलावा आप सोचिए तो सही, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल है ये। अगर आपके पास चाइना सब पैसे आपको देगा, मगर चाइना तो कह चुका है वो प्रेफर करता है कि आप IMF प्रोग्राम में हो। तो आई डोंट नो, एंड यू नो, वो तो फिर आई एम सॉरी, इस किस्म की इंस्टेबिलिटी तो वैसे ही है, और इकोनॉमिक फैमिन, हाइपर इन्फ्लेशन, माय गॉड, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे ही है लाली साहब, और ये नजर भी आ रहा है ना हुकूमत को, इसलिए तो वो रिलक्टेंट है इलेक्शन कराने के लिए, कोई उनका इरादा नजर नहीं आ रहा इलेक्शन कराने का। अच्छा, आलमी मंजरनामे पर एक अहम मामला हुआ है लाली साहब। चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान को ये तवक्को है कि तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार करेंगे। तो ये यकीनन मकबूजा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को जो दीराना मौक़िफ़ था उसकी जीत है। आप अग्री करते हैं इस बात से, और क्या इससे आलमी बरादरी को कोई पैगाम भी जाएगा? ये एक प्रिंसिपल की जीत है। हाँ, इस प्रिंसिपल का बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। यस, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूटेड स्टेट्स में और टेरिटरीज में आप जाके मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड नहीं करते हैं। ये मूडी की चालाकी से वो सोच रहा था इस तरीके से हमें ये करें, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए, टर्की तो हैज टू सपोर्ट अस, बाय द वे। सिर्फ चीन ने अब तक कहा है, इंडोनेशिया ने इंशाल्लाह कहेंगे, और उनको कहना चाहिए। हाँ। और टर्की, जिस पे हमने उनको सब, साइप्रस पे हम सपोर्ट करते हैं, दे मस्ट। मगर बड़ी अच्छी बात है, बड़े मुसलमान मुल्क और चीन, रूस का जो हम क्लेम कर रहे हैं कि रूस भी ऑब्जेक्ट करेगा, मैं किसी को कह रहा था कि इतने आसानी से नहीं रूस ऑब्जेक्ट करेगा। हिंदुस्तान और रूस का एक पुराना ताल्लुकात है, और अफसोस से कहना पड़ता है इंटरनेशनल सिचुएशन में इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मोरालिटी और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को कोई परवाह नहीं करता। अफसोस से मैं नहीं समझता हूँ रशिया एक डिफाइंट होगा। अगर हो जाए इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री, मगर वी शुड बी हैप्पी कि टर्की, इंडोनेशिया और चाइना। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।